हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब के बीच में बात हो रही है। इसके साथ-साथ टीटीपी के अटैक्स के बाद हमारी हुकूमत कह रही है कि ये हिंदुस्तान ये सारा कुछ करवा रहा है और इंडिया और चाइना के बीच में भी क्लैशेस देखने को मिलेंगे। इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस साजिद तारड़ साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। My pleasure. Thank you so much. सर, एक तो ये बताइएगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने रात को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट रिस्क पे मौजूद हैं, हालात हमारे अच्छे नहीं हैं। आप क्या देख रहे हैं? और आईएमएफ अभी तक इस बात से मतलब साइड पे खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान को उन्होंने इंस्टॉलमेंट देनी है। वो कह रहे हैं कि जो कंडीशन हमने लगाई है, आप मानेंगे तो हम करेंगे, अदरवाइज़ आप अपने घर बैठे रहें और हम इधर बैठे हुए हैं। देखिए, इसमें आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने ना सिर्फ कल रात इंटरव्यू दिया, आज डॉन में उनका इंटरव्यू भी उनका एक आर्टिकल भी छपा है आज। जी, और हकीकत अगर देखी जाए तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है डार साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डार साहब जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक ही पार्टी से दोनों बिलोंग करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो थोड़े बिटर हैं। उनका थोड़ा सा उनको अफसोस है जिस तरीके से उनको निकाला गया, तो उनको जी, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया और मेरे ख्याल में उस वजह से वो एक तो वो बार बार अपनी ही पार्टी के ऊपर हमले भी कर रहे हैं। यहाँ मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मिफ्ता इस्माइल के साहब की कई बातें जो है मेक सेंस करती हैं। एक तो वो खुद बिजनेसमैन है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है मिफ्ता इस्माइल साहब। और दूसरा, बार बार अपने आर्टिकल्स में उन्होंने इशारा किया है कि 1% लोग जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और ज्यादा पैसा भी उन्हीं के पास मौजूद है। इसमें भी वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में तो वो 8% से भी कम होंगे जो मेरे मेरे अंदाजे के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान को लूटने वाले या पाकिस्तान के डिसीजन मेकर 5 से 10 हजार लोग हैं जी, जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। आज से नहीं लूट रहे, बड़े अरसे से लूट रहे हैं और वही डिसीजन लेते हैं। दे आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन। उनका जो मक्का है या उनकी जो रिहायश है वो लंदन है। दे आर नॉट पाकिस्तानी पीपल और सबको ये पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इकोनॉमी के लिए आज खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उनका बीबीसी के ऊपर जो छपी है चीज, एक तो उन्होंने एक सख्त बात कही है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ जो किया है वो दुश्मन भी ना करे। यस। तो उन्होंने बाजवा साहब को बिल्कुल पहले तो मीर जाफर कहते थे, मीर सादिक कहते थे, जी, गद्दार कहते थे। आज उन्होंने दुश्मन के साथ उनको अटैच कर दिया है। तो खान साहब मेरा मतलब खान साहब बेताब हैं। दूसरी साइड पे आपकी स्टैब्लिशमेंट ऑन द रन है, छुपती फिर रही है और खान साहब उसका फायदा उठा रहे हैं। जब तक उनको कोई हाथ नहीं डालेगा वो उसको उनको पता चल गया ये कमजोर है, इनकी कमजोरियां हैं। डरते फिरते हैं, छुपते फिरते हैं। और आज उन्होंने जो बात की है, मेरे ख्याल में गलत बात थी। बाजवा साहब से आप कहते हैं जो दुश्मन ने नहीं किया, आप वजीर आजम थे उनके साथ, तो आपने रोक क्यों नहीं लिया उनको? बिल्कुल। आपको इस ट्रेन पे इस जगह पे बिठाने वाले, बल्कि मुझे एतराज है बाजवा साहब पे कि वो फौज का अपना काम छोड़कर आपको हुकूमत में लाते रहे हैं। मुझे तो ये एतराज है, लेकिन मैं उसको इस अंदाज में कभी नहीं कह सकूंगा कि ही वॉज दुश्मन थे, पाकिस्तान के गद्दार थे। एक तजर्बा किया उन्होंने, तजर्बा नहीं कामयाब हुआ मेरे ख्याल में। जी, पहले जिस तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री मौजूद थी, उन्होंने एक थर्ड तजर्बा किया, नहीं चला। उनको भी ओन करना चाहिए और इसको मैं समझता हूँ खान साहब को भी अपने अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले 2 दफा सोचना चाहिए। और बिल्कुल। साथ उन्होंने जी, जी। तो फखर साहब साथ उन्होंने एक जो दूसरी बात आज खान साहब ने की अपने वो इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी, जी। उन्होंने बिल्कुल मेरे वाला वो सवाल मैं हमेशा एक ये पूछता हूं कि पाकिस्तान को कौन संभाल सकेगा। आज उन्होंने फिर यही बात की कि पाकिस्तान या के जो करंट हालात हैं इसमें से कौन निकालेगा। खान साहब, आप मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप हुँ, वजीर आजम दोबारा बनने के लिए तैयार हैं, आपके पास तो इसका जवाब होना चाहिए। आपने यस। अपने पीरियड में 3.5 साल में 3 फेडरल मिनिस्टर चेंज किए। आपने आपने जो लूट मार की है, 6 अरब के 2 हार आपके खाते में दोबारा आज निकल आए हैं। तो जी, आप ये सवाल करते अच्छे नहीं लगते। आपने पहले एक सवाल किया था, आपने तहरीक इंसाफ की पार्टी का नाम रख के 25 साल 23 साल आपने जद्दोजहद की, जलसों में जाके खड़े होते थे कि मुझे इंसाफ तुम लेकर दोगे। लोगों से आप कहते थे मुझे इंसाफ लेकर दें, हालांकि आपने इंसाफ लोगों को लेकर देना था। आज फिर हुँ, वही सवाल आप दोबारा पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को इस कड़े मुश्किल वक्त से निकालेगा कौन। हाँ साहब, ये गलत बात है। इसमें इस जगह पे जहां हम खड़े हैं,
आपका भी इसमें अपना हिस्सा मौजूद यस। है, इसमें नून लीग का भी हिस्सा मौजूद है, पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट का हर हर इंसान जो ताकतवर है, जो फैसला कर सकता है, जो लूट सकता है, उसका हिस्सा है इसमें। आप सबको ये चीजें ओन करनी पड़ेगी। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं खान साहब, जो इस वक्त नरेटिव आपकी नून लीग ने किया, एक तो हिना रबानी या राणा सनाउल्लाह साहब ने की प्रेस बिल्कुल, का, रात को उन्होंने किया था और फिर पहले आज राणा साहब ने हिना की। रब्बानी कर। अब इसमें मैं बताना ये चाहूंगा दर हकीकत हो क्या रहा है। दोनों पार्टियां अगले इलेक्शन के लिए अपना अपना नरेटिव जो है वो अडॉप्ट कर रही जी, है। नून लीग मुझे लग रहा है दहशतगर्दी पे इलेक्शन लड़ेगी और खान साहब महंगाई के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। अब दहशतगर्दी का जो चक्कर है उसको उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, भारत भारत भारत। ये बड़ी पुरानी स्टोरी है। सबसे यस, पहले तो इन्होंने जो केस निकाल के वो जो सामने रखा है जोहर टाउन वाला, वो 2021 का केस है। हाफिज सईद वाला। सही बात, 2021 का केस है। जी, आप एक साल सोते रहे, आप बहसीते कौम आप सोते रहे, आज आप बयान शुरू कर दिया आपने कि भारत उसमें इन्वॉल्व था। और दूसरा मेरा मशवरा हिना रबानी घर से और राणा सनाउल्लाह साहब से कि ये नरेटिव, ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है कि आपकी दुश्मनी, आपको फंड ना मिल रहे हो अमेरिका से तो आपने सीआईए के साथ जोड़ देना होता है, यस, मुसाद के साथ जोड़ देना होता है, आपने रा के साथ जोड़ दे। जब आप अपना खुद का होमवर्क नहीं करते तो लोगों को उनके ऊपर इल्जाम तराशी करने का क्या फायदा है। और दूसरा, अगर आप इतने कमजोर हैं कि लोग आपको घर 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 में घुस घुस के मार रहे हैं, अपने अपना होमवर्क करें, अपने आप को डिफेंड करें। आपकी एजेंसियां किधर है? मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान में आपकी एजेंसियों के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। यस, तो आप कह देते हैं कि राह आपके घुसी भी है, वो आपकी मर्जी से घुसी होगी। अगर घुसी है तो आपने उसको घुसने दिया होगा तो वो घुसे होंगे। वो उसकी वजह ये है, आप जरा देखें इस वक्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, बल्कि मैं एक और इस चीज पे भी रखना जी, चाह जी, रहा था कि किस खूबसूरती के साथ आजम स्वाति साहब हैं, उनको पहले यहां से उठा के बलोचिस्तान ले गए। बिल्कुल, वहां से उन्होंने कहा इनके ऊपर सारे केसेस खत्म किए गए। जहाज आया है, बाकायदा बाकायदा बिल्कुल, जहाज। यस, ये वो मुल्क है जो बैंकरप्ट है। ये बिल्कुल, वो मुल्क है जिसके पास 6.7 बिलियन है, और वो भी सारा सऊदी और सारा चाइना का पैसा है। बिल्कुल, जहाज आया, फिर वहां से उठा के उनको कराची ले गए। जरा देखें प्रायोरिटीज इनकी क्या या है, इन कामों में कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं ये। और ये जो दूसरे धमाके होते हैं, इनको क्यों नहीं रोक पाते? उनके लिए क्यों नहीं इनकी मुखबिरियां और एजेंसियां चलती? यस, मैंने पूरा केस स्टडी किया आजम स्वाति का, जो रिसेंट इन्होंने कराची में एफआईआर दर्ज की। एक एफआईए जो है, एफआईआर जो हो, एक नाई ने कटाई है। यस, वो, आप क्या ख्याल है, नाई के पास इतना पैसा है कि वो जाके उसने लिखा है जी कि मैं मोबाइल फोन सुन रहा था, मैंने अपने फोन के ऊपर देखा आजम स्वाति साहब का वो टेक्स्ट आ गया, मेरे जज्बात मजरू हो गए हैं फौज की तरफ। यार खुदा का, एक तरफ आपकी एजेंसियों का सिर्फ यही काम है कि झूठी एफआईआर लोगों को लेके करना, तो ये पकड़ सर दो ना। एक एक सर एक आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पे 5-5 कत्ल हो जाते हैं, उन बेचारों के एफआईआर, वो धक्के खा रहे होते हैं, उनके एफआईआर दर्ज नहीं होते। लेकिन वो एक नाई हो, एक धोबी हो, या कोई एक आम पाकिस्तानी हो, जॉब में भी उसकी एफआईआर हो जाती है, डेर इस्माइल खान में भी हो जाती है, कराची में भी हो जाती है, लड़काना और गोटकी में भी हो जाती है। और एक बंदे के ऊपर सर एक दिन में 15-15 और 20-20 एफआईआर हो जाती हैं। और सर ये वही लोग हैं ज्यादातर जो हामिद मीर साहब के खिलाफ एफआईआर किए हुए थे, और वही लोग अब आजम स्वाति के खिलाफ हैं, वही लोग जो है वो उमर चीमा के खिलाफ थे, वही लोग जो एजेंसियां बिजी, दौरान। सर ये क्या एजेंसियों का मजाक शुरू बिजी, किया हुआ है इन लोगों ने? एजेंसियां उसी साइड पर बिजी हैं, क्योंकि दूसरा काम तो करना नहीं। जी, दहशतगर्दी को रोक लो ना भाई, जी, रोको इन बिल्कुल, चीजों, ये आपका जॉब है, ये रोको इसको। एग्जैक्टली। आप दूसरी मैं मिसाल लेता हूँ, अली वजीर साहब की कितनी दफा जमानतें हो चुकी, उसको तो बेचारे छोड़ते 2.5 नहीं, साल से पड़े हुए हैं। वो उसको नहीं छोड़ते। जी, टोटल एजेंसियों का काम, और फिर ऊपर से कह देते हैं कि फौज न्यूट्रल है। किस तरह न्यूट्रल है भाई? यस, एग्जैक्टली, भाई अगर आपने न्यूट्रल करनी है तो अली वजीर को छोड़ो, फिर आप उसको अदालत ने छोड़ दिया, आपने क्यों उसको रखा हुआ है? बिल्कुल, देखे ना, कानून की, अगर आप कहते हैं जी कानून की पासदारी की जाएगी, आइन की पासदारी की जाएगी, तो अली वजीर को किस चक्कर में आपने पकड़ के रखा हुआ है? कभी यहां, कभी कराची में, कभी कहां, उसके ऊपर एफआईआर कर। एक खुली मिसाल है ये। जिस दिन अली वजीर को छोड़ेंगे, उस दिन हम सोचेंगे कि शायद अब ये न्यूट्रल हो गए, या न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं। वरना इनका सियासत के साथ वही रिलेशनशिप है जो मछली का पानी के साथ होता बिल्कुल, है, एक दूसरे के बगैर ये जिंदा ही नहीं रह सकते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये लेकिन 75 साल से, खान साहब 75 साल की वारदातें हैं, एक दिन में नहीं ये इस तरह हो जाएगा कि वो जी कहा जी मैं गुमनामी में अब चला जाऊंगा। ये कहना बड़ा आसान है।
वरना ये चलिए। आपके घर या टाउन, आपके डिफेंस, आपके ये सारा कुछ, आपके ये लल्ले तरल्ले। और सबसे बड़ी बात है, मेरी एक सबसे बड़ी पहली रिक्वेस्ट होगी इस वक्त, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सबसे पहले हमारे जो नए आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनको चाहिए कि जितने फौजियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनकी उनके उनकी ऑडिट कराएं या कि ये तनख्वाहें कहां से बच्चों की ट्यूशन फीसें दे रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त ये रवाज है, ये आपके स्टैब्लिशमेंट के अंदर हर जर्नैल के दो दो चार चार बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जी। तनख्वाहें उनकी देखें और उनके बच्चों की ट्यूशन फीसें देखें किधर से आ रही या है। आपको आप सियासतदानों को करप्ट कहते हैं, हाँ करप्ट है। आपको उनका भी एहतसाब करें, जजों का भी एहतसाब करें और अपने अंदर भी एहतसाब करें। ये वन साइडेड स्टोरी जो एहतसाब की है, ये बिल्कुल खान साहब से भी मुझे एतराज है। खान साहब कहते थे जी नैब को बाजवा साहब कंट्रोल करते थे और उन्हें रिश्वत अच्छी नहीं लगती थी, तो खान साहब को चाहिए था कि रिजाइन कर देते। खान साहब आज कहते हैं जी मैं आइंदा ऐसी हुकूमत में नहीं जाऊंगा जिसमें जब तक मेरे पास इख्तियार ना हो। तो पहले कौन सा आपको होल्ड करके किसी ने रखा था, रिजाइन कर देते आप। लेकिन उसमें इस वक्त जो मैं जाती तौर पर पूछूं, एक भी कोई इंडिकेशन नहीं है कि कहीं से आपकी इकॉनमी या जो कुछ आपके क्राइसिस हैं, मेरे ख्याल में आपके अखलाकी क्राइसिस है, आपके मॉरल क्राइसिस। बिल्कुल। और अगर मॉरल क्राइसिस ठीक करेंगे तो आपकी इकॉनमी और सियासत सारा कुछ ठीक उसके साथ हो जाएगा। वजह यह है कि आपने अपनी सोसाइटी में से शराफत प्रमोट करना छोड़ दी, शराफत निकाल दिया, आपने किरदार निकाल दिए। आप इस वक्त जो बड़ा डाकू होगा वो उतने इज्जतदार समझते हैं। मैंने कई दफा ये पहले भी खासा फरमाया है, कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त शरीफ आदमी को रिश्ता लड़की का कोई नहीं देता। आपने ये कल्चर बना दिया। आप जो शरीफ अफसर होता है उसको कहते हैं कि बुज़दिल है, डरपोक है। देखो ये कितना आ गया। इस वक्त अगर बंदा शरीफ आदमी आता है, सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे? किस तरह तरक्की करेगा? अच्छा। ये आप खान साहब कहते थे हमारा स्विट्जरलैंड में इतना पैसा पड़ा है बाहर, मैं लेकर आऊंगा, एक पैसा नहीं ला सके। बिल्कुल। एक पैसा नहीं ला सके क्योंकि इनके अपने जीजों के पैसे पड़े हैं वहां, इनके अपने रिश्तेदारों के जो पैसे सबके पड़े। इनकी कैबिनेट जो थी सारी की सारी तो इंपोर्टेड थी, सारी या बाहर से गई थी बिल्कुल। यहाँ। और मैं सबसे बड़ी बात एक बताता हूँ खान साहब, ये बड़ी एक, जो लोग बाहर के मुल्कों में कामयाब होते हैं वो पाकिस्तान में कैबिनेट जाके ज्वाइन नहीं करते। बिल्कुल। उनके पास एग्री। टाइम ही नहीं होता कि एग्री। पाकिस्तान में जाके कैबिनेट करें। और मैं ये बाहर के जो फेल्योर लोग थे जो यहाँ पे कामयाब नहीं थे, सिर्फ उनकी एक क्वालिटी थी कि खान साहब की गाड़ी चलाते थे वो, यहाँ जब आते हैं खान साहब के लिए वो लोग इकट्ठे करते थे, चंदे इकट्ठे करते थे। खान साहब ने सबको जाके पाकिस्तान वजीर बनाया, उन्होंने फिर मिल के डाके मारे। बिल्कुल। अच्छा उन्हीं सर में से एक और मजे की बात बताता हूँ कि जी इस सर, वक्त जी, जी। उसके अंदर एक इंतशार बन चुका है। आपने वीडियो तो आ चुकी है आपकी कि हमारी मैडम जो फर्स्ट लेडी है उन्होंने बिल्कुल। जुल्फी बुखारी को कहा कि ये घड़ी बेच दो। अब यहां तक अंदर इंतशार चल रहा है कि सुना घड़ी बेची ज्यादा पैसों की थी, उसमें से बेचने वाले दो तीन आदमी उन्होंने भी पैसे रख लिए। तो खान साहब सुना उनसे नाराज हैं अब। तो ये दर हकीकत, और आप दो हार नए निकले हैं। दर हकीकत पीटीआई का तो मुझे लग रहा है कि घड़ियों का और ज्वेलरी का बिजनेस है। और काफ़ी अच्छा सर चला है ये 2-3 साल उनका ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सर आज भी वो बड़े-बड़े दावे करते हैं, दुनिया कहीं और जा रही है, हम कहीं और बैठे हुए हैं। मतलब हम रीजन को जब देखते हैं, इवन अफ़गानिस्तान के पास इस वक़्त हमसे ज़्यादा पैसे हैं, हमारे पास 6.7 बिलियन डॉलर डॉलर है और अफ़गानिस्तान के पास 10 बिलियन है। इंडिया के पास 596 या 595 अरब डॉलर है, छठे बड़े रिज़र्वायर्स उनके पास मौजूद है। सर डिफेंस मिनिस्टर अपने काम में लगा हुआ, उनका इंटीरियर मिनिस्टर अपने काम में लगा हुआ है, डॉक्टर जयशंकर साहब अपने और जो मोदी जी है वो अपने। लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ पे सर ये नहीं पता होता कि अभी अख्तरजान मंगल साहब को राजी करना है क्योंकि वो ये ना वो पीडीएम की हुकूमत छोड़ दें। इमरान खान साहब लगे हुए जी मैं असेंबली इस वक्त इस दिन ऐलान करूंगा और लिबर्टी चौक में करूंगा। हम सर शायद करना नहीं चाहते, हम इंटरेस्टेड नहीं है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए या ये आवाम को रिलीफ मिले। नहीं, दर हकीकत आपकी कौम ने ये बिल्कुल बड़े डिटरमेंट है कि हमने तरक्की नहीं करनी। जी। उन्होंने दे हैव मेड देयर माइंड। राइट। देखिए कौम के अगर आपकी तरक्की करने की एपेटाइट होगी तो आप उस किसी डायरेक्शन पे चलेंगे। खान साहब ने नारा लगाया है कि ये सियासत नहीं जिहाद है और वो बिक रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जिहाद चाहते हैं। और यकीन करें कि खान साहब मैं पंजाब से हूं, वी आर नॉट फाइटर्स। हम लड़ते नहीं है, हमें सिर्फ जिहाद लफज पसंद है। हमने हर फॉरेन इन्वेडर को वेलकम किया, हर फॉरेन इन्वेडर को जो आया है पाकिस्तान, जेलम जिसने पिंडी तक आया है जेलम तक, हमने उसके गले में हाथ डाले।
हम सिर्फ, हाँ ये जरूर मैं कहता हूं, हम पंजाबी हैं, हम पार्टी चाहते हैं। हम कहते हैं डीजे भट्ट हो, वो गाने लगाए, अताउल्ला नियाजी हो, लड़कियां हो और हम हो, म्यूजिक हो और गांजा हो, या मेरा मकसद और डबल सिगरेट डबल हो, तो हम बैठ के पार्टी करें। पंजाबी यार पार्टी पीपल, और खान साहब उसमें कामयाब है। खान साहब ने कोई ढंग का जलसा किसी दूसरे सूबे में नहीं किया। 60 जलसे किए, सारे मेजॉरिटी पंजाब में, क्योंकि पंजाबी पार्टी पीपल है। आप देख लें, बिल्कुल गाने भी पंजाबी बड़े अच्छे बनाते हैं, फिल्में भी अच्छी बनाते हैं, डांस में भी अच्छे हैं, और उन्होंने खान साहब ने वो इकट्ठा कर दिया। तो खान साहब ये जिहाद का सिर्फ जिहाद के गाने सुनना चाहते हैं, जिहाद करना नहीं चाहते। ये आपको गलतफहमी, ये आपको जी, गलतफहमी। राइट। ठीक है, जी। आपने आपने अच्छे गाने बनाए हैं कि बनेगा पाकिस्तान, तो ये सारा कुछ आएगा अब इमरान खान, हाँ, बनेगा नया पाकिस्तान। अब तो मुझे लग रहा है कि खान है परेशान। अब पता जी, नहीं जी। क्या बनेगा पाकिस्तान। लेकिन अब लेकिन जी, जी। सर ये इकोनॉमी वाले मसला, और ये फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी का है ना। रब्बानी कर साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली और कहते हैं हम डोजियर, सर इससे पहले अगर आपको याद होगा 2019, 2020 और 2021 में भी हमने ये डोजियर्स बनाए थे, और आसिफ गफूर साहब ने बड़ा धड़ल्ले से कहा था कि इसको हुकूमत लेके जाएगी, ये करेगी, वो करेगी। सर उस डोजियर का कोई रिजल्ट हमें नजर नहीं आया ना। हमारे जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने कोई कान धरा, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो या कोई और दुनिया के ममालिक, उन्होंने मतलब पूछा भी नहीं उन डोजियर्स को। खास डोजियर ये चीजें तब माने रखती हैं जब आपकी इकानमी ठीक हो, आप हर जगह जाके खैरात ना मांग रहे हो। आपने जब कोई मुल्क ऐसा छोड़ा नहीं है जहां से खैरात ना मांगते हो, तो आपके डोजियर का क्या फायदा है? हमें टाइम जाया करना है, किसी टाइम, बिल्कुल टाइम जाया उन्होंने करना है। कौम की तवज्जो किसी और डायरेक्शन पे लगाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त इनको चाहिए इकानमी के लिए कुछ करें, और इनको चाहिए कि जिस तरह मैसाके जमहूरियत किया था, मैसाके मुआशियत करें और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं। 1 साल के लिए स्वाय अद्वियात के सारी इंपोर्ट बंद कर दें, सारी इंपोर्ट। मैं आज कई पुराने मिफ्ता इस्माइल साहब के इंटरव्यू सुन रहा था, जब वो अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, तो उस वक्त उन्होंने बातें बड़ी अच्छी की थी, बात इंटरव्यू की हद तक। इस वक्त इनको चाहिए कि एक्सपोर्ट की कोशिश करें, बिजली सस्ती करें, और मिलके यहाँ पे लोगों को 5-5 साल की टैक्स ब्रेक दें उनको, और मेक श्योर करेंगे यहाँ पे चीजें असेंबल होकर बाहर इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में बेचने के काबिल हो चीजें, अब कंपेटिटिव हो। क्योंकि आपके आसपास इस वक्त चाइना से बन के सामान जाता है बहुत चीप, और भारत से जाता है, और इस वक्त आपका जो फैसलाबाद का सारा बिजनेस जा चुका है बांग्लादेश। कोशिश करें कि वहां से वो बिजनेस वापस किस तरह आना है। दूसरा, बांग्लादेश की मिसाल है कि उन्होंने 51% खवातीन, जो कि एक पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा होता है आबादी का, उन्होंने उनको एंगेज किया था अपने कॉटन इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में। आपको भी चाहिए इस वक्त आपकी जो अनएम्प्लॉयड खवातीन और मर्द हैं, फैक्ट्रियां बना के कॉटन की चीजों की, उसमें इनको एंगेज करें। लेकिन करेगा कौन? उसकी वजह यह है कि आपके इस वक्त जो मैं पहले कहता हूँ 5 से 10 हजार लोग हैं, उनके बीवी बच्चे पहले ही लंदन में हैं या टोरंटो न्यूयॉर्क में हैं, डुअल सिटीजन है। वो पाकिस्तान सिर्फ लूटने के लिए जाते हैं, लूट के वापस चले जाते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं इस वक्त डिसीजन मेकर कि जो ये जिसके स्टेक सारे पाकिस्तान में। मैं बल्कि अगले दिन हैरान था, इस वक्त आपके इस्लामाबाद के आईजी जो हैं, एक तो वो हार्वर्ड ग्रेजुएट है, वेरी जी, नाइस, लेकिन उनके भी 2 बच्चे बाहर हैं। ये आपके 800 पुलिस ग्रुप के सीएसएस अफसरान जो हैं, उनके बीवी बच्चे डुअल सिटीजन हैं। यस। और आपका अगले दिन इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की नई रिपोर्ट आई है, और पुलिस और आपका ये डिपार्टमेंट जी, एजुकेशन, पुलिस और आपके जो टेंडर देते हैं, बिल्कुल, ये 3 डिपार्टमेंट थे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर पे थे। पुलिस वाज अमंग एट द टॉप वन। जुडिशरी भी आपकी करप्शन में थी। मैं हैरान था, सिंध के अंदर बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज सो करप्ट। तो ये जब तक ये चीजें आप नहीं करेंगे, तो फिर उस वक्त कौन करेगा? आसिम मुनीर हैज एवरीथिंग इन हिज कोर्ट। इस वक्त कोई दूसरा आदमी, मैं समझता हूँ कि ही इज द ओनली पर्सन इन पाकिस्तान राइट नाउ हु कैन डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। दूसरे जो लोग हैं वो तो सारे आजमाए हुए हैं, उनकी स्टोरियां, उनकी उनकी करप्शन की जो वो तो लिस्टें मौजूद हैं। इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है, मैं समझता हूँ, एंड दैट इज आसिम मुनीर। सर लास्ट क्वेश्चन है, और वो ये है कि इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद एलओसी के ऊपर भी थोड़ा-सा जिसे कहते हैं गरमा-गर्मी हो और हीट अप किया जाए। सर क्या देख रहे हैं फ्यूचर में कि चाइना क्या चाहता है? हिंदुस्तान क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, अगर हम चाइना को देखते हैं, पाकिस्तान से तो ख़ैर बहुत ही आगे है, लेकिन इस वक़्त चाइना से भी आगे है, तो क्या इन फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है?
देखें इस वक़्त जो भारत की तरक्की है वो तो नज़र आ रही है, तो रिटन एवरीवेयर जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज करते हैं, आईटी दे आर ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ऑन आईटी बिज़नेस। फिर उनका उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उनका डायस्पोरा, इस वक़्त अमेरिका के अंदर उनका कंट्रोल, यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं वो सारे इंडियन हैं, वो सारा बिज़नेस चाइना से खींच कर इंडिया लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, सारे इंडिकेशंस हैं कि उनकी तरक्की अगले फ्यूचर में राइज करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक उनका एक एज है जिसमें वो जी, बहुत आगे हैं एशिया में, अमेरिका को उन्होंने बावर करा दिया है कि चाइना को अगर हम कन्फ्रंट कर सकते हैं तो इंडिया इज द ओनली कंट्री। और उसकी वजह से अमेरिका उनके पीछे पीछे है। और उसकी उसी की वजह से चाइना चाइना दर हकीकत अगर देखा जाए तो चाइना के रिसेंट दो तीन जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं इस एरिया के अंदर, कि चाइना का विजिट सऊदी अरेबिया का जी, और रशिया के साथ उनका बढ़ता हुआ रिलेशनशिप। जी, उन्होंने मिलिट्री, भारत ने अमेरिका के साथ चाइना के बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज की, जी, जिसपे चाइना को एतराज था। उन्होंने अपने एतराज को उस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड भी कराया। चाइना ने रशिया के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो ये उन्हीं चीजों को रिएक्शन है कि चाइना वाज लुकिंग वीक, ही वाज दे वर लुकिंग डिफेंसिव। लेकिन मेरे ख्याल में चाइना वांटेड टू टेल देम कि इट्स नॉट दैट इजी, वी आर स्टिल स्ट्रांग। और दूसरा, एक मैं यहाँ पे ये बताना, जो चाइना की इकोनॉमी इज सफरिंग बैडली, उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत नीचे है। और उसके बाद उनका अभी तक कई बड़े शहर जो हैं वो कोविड की वजह से बंद कोविड हैं, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रहा। तो ये उनकी बुखलाहट की निशानी लग रही है कि दे आर गेटिंग पैनिक एंड फ्रस्ट्रेटेड, जो भारत के साथ उन्होंने जो बॉर्डर पे कुछ किया है। लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा क्योंकि बोथ कंट्रीज आर स्ट्रांग मिलिटरीली। और भारत जो है, मैं समझता हूँ कि दे आर रेडी एज वेल अगर कुछ हुआ भी, लेकिन होगा कुछ नहीं। इस वक्त झड़प छोटी सी होगी क्योंकि बोथ कंट्रीज समझते हैं अगर दे विल एंगेज इनटू द बिगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर, देयर इकोनॉमीज विल कोलैप्स। सो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक छोटा सा शो ऑफ ही था, टू शो ऑफ द पावर। और लेकिन चाइना को इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस है कई फ्रंट पे, उसकी वजह से मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। पिछले दिनों पे जिस तरह का इकोनॉमी भी उनकी ठीक नहीं है, सप्लाई चेन भी है, पॉलिटिकल भी उसमें, इन्हीं सारी वजूहात की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अंदर उनके है, इज़्तिराब मौजूद है चाइना के अंदर। तो मेरे ख्याल में उसी वजह से ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं ऐसी चीजें करके अपनी आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाकर किसी और पे करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दिस वाज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच आपके एनालिसिस का, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।